सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 101 से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 तक ऑलरेडी आप लोगों ने 2 पार्ट में पढ़ लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 101 से यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 है, सदा एक वचन के लिए प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्दों को समझाइए। तो सदा एक वचन के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों में देखिए, आकाश है, कभी भी आकाशे या आकाशों आपने नहीं सुना है। वर्षा, कभी वर्षाओं नहीं सुना आपने। सत्य, हमेशा सत्य ही इसका बहुवचन नहीं होता है। झूठ, पानी, सहायता, ये सभी ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में ही यूज किए जाते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 102, ध्वनि किसे कहते हैं? तो भाषा की इकाई को ध्वनि कहते हैं। भाषा की इकाई को हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है, हिंदी की लिपि को क्या कहते हैं? हिंदी की लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है, व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है, संयुक्त व्यंजन छ किन किन वर्णों के योग से बनता है? तो जो छ है ये क और श के योग से बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 106 है, संयुक्त व्यंजन त्र किन किन वर्णों से मिलता है? तो देखिए, त और र से मिलकर के बना हुआ है। त और र से मिलकर के बना हुआ, याद रखिएगा। त और र से मिलकर के त्र बना हुआ है। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 107 है, ज्ञ किन वर्णों से मिलकर के बना हुआ है? तो ज्ञ जो है ये किससे किससे मिलकर के बना हुआ है? ज और इया से मिलकर के बना हुआ है। और जो श्र है ये श और र से मिलकर के बना हुआ है। छ, क और श से मिलकर के बना हुआ है। ये चारों का आप बिल्कुल, इन चारों को बिल्कुल याद रखिए कौन किसके संयोग से बना हुआ है, क्योंकि ये व्यंजन वर्ड ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं और ये बार बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है, 108 है, यह चिन्ह किसका है? एक बिंदु, यह क्या अनुस्वार होता है, जैसे कि अंगूर, मंदिर, इस तरीके से। तो इसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और ये चंद्र बिंदु, इसे क्या कहते हैं हम? यह चंद्र बिंदु या अनुनासिक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है, अतिवृष्टि का विलोम बताइए। अतिवृष्टि का अनावृष्टि होता है। क्वेश्चन नंबर 111 है, अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होता है। क्वेश्चन नंबर 112 है, पठन क्या है? पठन के सोपान बताइए। तो पठन का अर्थ जोर से पढ़ना अथवा मौन रूप में पढ़ना है, जिससे मुद्रित सामग्री का अर्थ तथा भाव समझ में आना चाहिए। तो देखिए, पठन के सोपान कौन कौन से हैं? मुद्रित प्रतीकों की पहचान, अर्थ ग्रहण और अर्थ ग्रहण करके उपयोग। यानी कि जो पठन है, चाहे आप जोर जोर से पढ़िए चाहे आप मन में पढ़िए, दोनों को ही हम पठन कहते हैं। और इसके अलावा जो मुद्रित जो पठन के सोपान है वह है कि जो अक्षर लिखे हुए हैं बुक में उसको हम पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। फिर उसका अर्थ, कोई कविता पढ़ रहे हैं या कोई दोहा पढ़ रहे हैं, उसका अर्थ हम समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। फिर उसके अर्थ को समझ करके उसका हम दैनिक जीवन में अपने उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सब क्या है? पठन के सोपान है। क्वेश्चन नंबर 113 है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर बालकों से पठनगत अपेक्षाएं बताइए। तो चित्र पठन, शब्द पठन, शाब्दिक पठन और वर्ण पठन। क्वेश्चन नंबर 114 है, उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर बालकों से पठनगत अपेक्षाएं बताइए। तो चिंतनात्मक पठन, सृजनात्मक पठन। क्वेश्चन नंबर 115 है, उच्चारण के दोष बताइए। रुक रुक कर बोलना, गदगद स्वर में बोलना, दीनता के स्वर में बोलना, गा गा कर बोलना और मुख के भीतर बुदबुदाते हुए बोलना। ये सब क्या है? उच्चारण के दोष है। यानी कि कुछ बच्चे आप देखते हो रुक रुक करके बोलते हैं या फिर वो गा गा करके बोलते हैं और कभी कभी वो सही से शब्दों का उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 116 है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति का क्या आशय है? स्वतंत्र अभिव्यक्ति का आशय लिखित तथा मौखिक दोनों अभिव्यक्तियों से है। क्वेश्चन नंबर 117 है, हिंदी भाषा शिक्षक किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर पठन अभिवृद्धि का विकास करता है?
तो बालकों में पढ़ने के प्रति आनंद के भावों का विकास करना, बालकों को सृजनात्मकता की ओर प्रेरित करना। तो एक हिंदी शिक्षक जो होते हैं वो बच्चों को जो हिंदी विषय है उसको पढ़ने के लिए उनके अंदर रुचि पैदा करते हैं और बालकों को सृजनात्मक बनाने का भी काम करते हैं, सृजनात्मक बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी कि वो चाहे वह कविता पढ़ा रहे हो, कहानी पढ़ा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो बच्चों को मोटिवेट करते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 118 है, परिवेशीय विषयों पर चर्चा से लाभ बताइए। तो परिवेशीय विषयों पर चर्चा से क्या लाभ होता है, देखिए यहाँ पर हम देखते हैं। ज्ञान में वृद्धि होती है बच्चों के, आसपास की वस्तुओं के बारे में अगर आप बच्चों को बताएंगे, उनके बारे में बात करेंगे, फल फूल पत्तियों के बारे में, तो बच्चों को बहुत ज्यादा नॉलेज होती है इन सब के बारे में, क्योंकि वो परिवेश की चीजों को रोज देख रहे हैं। फिर है बच्चे जिज्ञासु होते हैं, उनकी जिज्ञासा को बढ़ाया जा सकता है और भाषाई कौशल का भी विकास हम इस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है, मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं, स्पष्ट करें। तो मिश्रित वाक्य वे वाक्य हैं जिनमें एक प्रधान वाक्य के साथ एक अथवा एक से अधिक उपवाक्य जुड़े होते हैं। जैसे कि संघ प्रमुख के आते ही सभी स्वयंसेवक खड़े हो गए, उन्होंने देखा कि सभी स्वयंसेवक मुस्कुरा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है, मूल्यांकन किसे कहते हैं। तो अधिगम की संप्राप्ति किस स्तर तक पहुंची है, इसकी जानकारी लेना ही मूल्यांकन है। यानी कि जो बच्चों को आपने पढ़ाया है, पढ़ा तो दिया है, लेकिन बच्चों ने सीखा कितना है, तो कितना सीखा है इसी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, मौलिक मूल्यांकन किसे कहते हैं। तो मौलिक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसमें व्यक्ति या वस्तु के मौलिक गुणों या मौलिकता की जांच की जाती है। क्वेश्चन नंबर 122 है, प्रेक्षणात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, प्रेक्षणात्मक गुणों का अंकन ही प्रेक्षणात्मक मूल्यांकन है। क्वेश्चन नंबर 123 है, संयोग परलोक निरामिष का विलोम बताइए। तो संयोग का हो जाएगा वियोग, संयोग मतलब मिलना, वियोग मतलब बिछड़ना। फिर परलोक, परलोक का लोक हो जाएगा और निरामिष का सामिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, उन्नति तथा कृतज्ञ का विलोम लिखिए। तो उन्नति का, उन्नति मतलब क्या, कोई व्यक्ति ऊंचाई पर जा रहा है, उसकी तरक्की हो रही है, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो उन्नति मतलब ऊपर जा रहा है और उन्नति मतलब नीचे आ रहा है, यानी कि उसका क्या हो रहा है, बिजनेस नहीं अच्छा चल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से आप याद रखिएगा कि उन्नति का अपोजिट अवनति होता है। और कृतज्ञ का कृतघ्न, कृतघ्न याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 125 है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। सूर्य का और कमल का पर्यायवाची शब्द लिखना है। दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। और कमल का अंबुज, सरोज, सरसिज, इसके अलावा पंकज, इसके अलावा अरविंद, ये सब क्या है, कमल के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र किसे कहते हैं। तो औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, इन सभी के बारे में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है। औपचारिक शिक्षा वह होती है जो बच्चे स्कूल में आकर ग्रहण करते हैं, और अनौपचारिक जो अपने घर की शिक्षा, यानी कि घर से जो बच्चा शिक्षा प्राप्त करता है अपने आसपास अपने दोस्तों से, तो ये सब क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा होती है। तो अगर हम केंद्र कहेंगे, अनौपचारिक शिक्षा का केंद्र क्या है, तो वो बच्चे का घर ही है, यानी कि उसका होम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 127 है, देशज शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो देशज शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति अज्ञात है, यानी हमको यह ज्ञात नहीं है कि ये शब्द किस भाषा से लिए गए हैं। जैसे कि ठेस, लोटा, खिड़की, डिब्बा, हमें ये पता ही नहीं है कि ये सब हमारी भाषा में कहाँ से और कब आ गए। तो इसीलिए इन शब्दों को हम क्या कहते हैं, इन शब्दों को हम कहते हैं देशज शब्द। क्वेश्चन नंबर 128 है, मातृभाषा किसे कहते हैं। वह भाषा जो हमें जन्म के बाद अपने माता पिता से सीखने को मिलती है, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। यानी कि ऐसी भाषा जिसको हम बचपन से बोलते हुए आ रहे हैं, जो हमारे माता पिता भी बोलते हैं, वही भाषा क्या है, हमारी मातृभाषा है। क्वेश्चन नंबर 129 है, साहित्य किसे कहते हैं। तो ज्ञान के संचित कोश को क्या कहते हैं, साहित्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 है, हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। तो आपको पता है 52 अक्षर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 132 है, हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में 41 व्यंजन होते हैं, क्योंकि 41 में जब आप 11 जोड़ोगे तभी आपको 52 मिलेगा। 41 में आप 11 जोड़ोगे तभी आपको 52 मिलेगा। अगर आप यहाँ पर 11 में 33 को जोड़ोगे तो आप देखो यहाँ पर ये कितना हो गया, ये आपको केवल और केवल 44 मिलेगा। तो इसलिए ये यहाँ पर 33 नहीं बल्कि 41 है, याद रखिएगा। मैंने आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी बताया है, अगर नहीं दिया है ऑप्शंस में तभी आप 33 को सही करिएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में 33 दिया है, लेकिन रियलिटी में आप ये जानिए कि 41 ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 133 है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। दोस्तों, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिगड़े हुए रूप में आ गए हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? उन्हें ही हम कहते हैं तद्भव शब्द। जैसे कि अग्नि, अग्नि को हम आग कहने लगे, ठीक है। इसके अलावा आम्र, शुद्ध शब्द होता है आम्र, लेकिन आम्र हम में से कोई आम्र नहीं बोलता, हम लोग क्या बोलते हैं? आम बोलते हैं। तो ये सब ऐसे ऐसे शब्द हैं जिनका रूप धीरे धीरे संस्कृत से हिंदी में आकर के बदल गया और हम उसी रूप में इनको प्रयोग करने लगे, बल्कि शुद्ध रूप में ये बिल्कुल नहीं है, इसीलिए हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो वे शब्द जो मूलतः संस्कृत के हैं किंतु धीरे धीरे उनके रूप बदल गए हैं और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तो तद्भव कहलाते हैं। जैसे कि आम, हाथ, आग, नंगा आदि। क्वेश्चन नंबर 135 है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? एग्जाम्पल सहित बताइए। तो तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द हैं और ये ज्यों का त्यों हिंदी में भी प्रयोग होते हैं, उसी रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे कि नग्न, हस्त, अग्नि, आम्र आदि। क्वेश्चन नंबर 137 है, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द क्या होते हैं और इनका एग्जाम्पल से इनको बताइए। तो रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के योग से नहीं बनते हैं, जैसे कि आम, कान, कलम आदि। अगर हम आम में आ को अलग कर दे और माँ को अलग कर दे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, और इनको हम मिला दे तो आम बन जाएगा। यानी कि रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जो शब्द के योग से नहीं बने हुए, आ और माँ के योग से नहीं, बल्कि ये अगर इनको हम अलग कर देंगे तो इनका आपस में अलग अलग कोई अस्तित्व नहीं, जब ये इकट्ठे होंगे तभी आम कहलाएंगे। ऐसे ही कान भी है, कलम भी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 137 है, यौगिक शब्द किन्हें कहते हैं? एग्जाम्पल सहित बताइए। तो देखिए, जो शब्दों के योग से बनते हैं, यानी कि वे शब्द जो शब्दों के योग से बनते हैं वे यौगिक कहलाते हैं। जैसे कि विश्वविद्यालय, तो विश्व क्या है? अलग शब्द है, विश्व मतलब संसार, और उसमें हमने विद्यालय ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया? विश्वविद्यालय मिलकर के हो गया पुस्तकालय। तो पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय। इसके अलावा छात्रावास, छात्र धन आवास, छात्रावास। तो ये सब यौगिक शब्द हैं क्योंकि ये दो शब्दों के योग से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है, योग रूढ़ शब्द किन्हें कहते हैं? एग्जाम्पल सहित बताइए। तो जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं पर सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ देने लगते हैं उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि पंकज, जलद, पंकज मतलब कमल और जलद मतलब बादल। अगर यहाँ पर जलज होता तो ये भी पंकज ही हो जाता, यानी कि यह भी कमल ही हो जाता, लेकिन यहाँ पर जल द की वजह से यह बादल हो गया। क्वेश्चन नंबर 139 है, मुहावरा तथा लोकोक्तियों में अंतर बताइए। देखिए, मुहावरा और लोकोक्ति में क्या अंतर है? मुहावरा का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है जबकि लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग होता है। मुहावरा एक वाक्यांश है जबकि कहावत पूरा एक वाक्य ही है। क्वेश्चन नंबर 140 है, संज्ञा किसे कहते हैं? एग्जाम्पल सहित बताइए। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम, राजन, पुस्तक, महाराजगंज आदि। क्वेश्चन नंबर 141 है, संज्ञा के भेद बताइए। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 142 है, सर्वनाम किसे कहते हैं? एग्जाम्पल सहित बताइए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि मैं, हम, तुम, यह, वह आदि। क्वेश्चन नंबर 143 है, सर्वनाम के भेद बताइए। तो सर्वनाम के भेद देखिए यहाँ पर 6 लिखे हुए हैं,
और 206 ही होते हैं, आपको पता भी है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 144 है, विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे कि सेब, सेब कोई फल है, फल का नाम है, तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया। सेब कैसा है? खट्टा है। बिल्ली क्या हो गया? एक नाउन हो गया, यानी कि एक संज्ञा हो गया। बिल्ली के आगे क्या लगा? चतुर, यानी कि बिल्ली चालाक है। तो बिल्ली की विशेषता क्या है? कि वह चालाक है। सेब की विशेषता क्या है? सेब खट्टा है। ये किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 है, विशेषण के भेद बताइए। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 146 है, क्रिया किसे कहते हैं? एग्जाम्पल सहित बताइए। तो जिससे किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि रोहित पुस्तक पढ़ा, क्रिया का मूल धातु है। लिख, पढ़, सो, खा, जा आदि क्रिया हैं। क्वेश्चन नंबर 147 है, क्रिया के भेद बताइए। क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 148 है, पठन तथा वाचन में अंतर बताइए। तो पठन का अभिप्राय स्वर या मौन पठन है तथा दोनों का प्रयोजन अर्थ ग्रहण करना होता है। पठन के बारे में ऑलरेडी आप देख चुके हो, चाहे आप बोल बोल करके पढ़ रहे हो, चाहे आप मन में पढ़ रहे हो, दोनों को ही हम पठन कहेंगे। वाचन का अर्थ जोर जोर से पढ़ना होता है। वाचन मतलब जोर जोर से पढ़ना होता है, जिसका आनंद दूसरा व्यक्ति भी ले सकता है। जब हम कोई चीज जोर जोर से पढ़ते हैं तो हमारे आसपास के लोग भी उसको सुन लेते हैं, और अगर मन में पढ़ रहे हैं तो फिर दूसरा नहीं समझ पाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं कि बस केवल किताब लेके बैठे हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 149, निम्न में समास बताइए। तो देखिए, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास भी होगा, याद रखिएगा। इसके अलावा कर्मधारय समास क्यों होगा? क्योंकि कंठ कैसा है? नीला है। तो विशेषण और विशेष की बात हो रही है, इसलिए इसमें कर्मधारय समास भी है। फिर पंचानन, पंचानन क्या है? बहुब्रीहि समास है। फिर दशानन, दशानन भी बहुब्रीहि समास है, क्योंकि दशानन में क्या होता है? 10 सर किसके पास है? रावण के पास। फिर नवग्रह, नवग्रह में द्विगु समास क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखिए संख्यावाचक शब्द आया है। फिर चतुर्भुज, चतुर्भुज में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 150, जो शब्दांश किसी शब्द के आदि में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है वह क्या कहलाता है? आदि मतलब यहाँ पर दोस्तों देखिए आरंभ होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आदि मतलब आरंभ होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में या पहले लग जाते हैं या आगे लग जाते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? उन शब्दांशों को हम कहते हैं उपसर्ग। उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, जैसे कि प्रकार, प्रसार। तो याद रखिएगा इस तरीके से, प्रकार, प्रसार, प्रहार, ये सब प्र उपसर्ग से बने हुए शब्द है। तो देखिए प्र कहाँ लगा है? आगे लगा है। जैसे कि आत्म सम्मान, तो ये आत्म सम्मान एक शब्द है, इसमें सम्मान के आगे आत्म यानी कि खुद का सम्मान, तो ये आत्म उपसर्ग लगा हुआ है सम्मान में। समझ में आ गया होगा आपको, उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। जैसे कि जो शब्दांश शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं या पीछे जोड़े जाते हैं, अंत का मतलब पीछे, पीछे जोड़े जाते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि बनावट, लिखावट। इसके अलावा जैसे मित्रता, मित्र में ता प्रत्यय लग करके ये मित्रता हो गया। तो इस तरीके से आगे देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 152 है, सस्वर वाचन किसे कहते हैं? सस्वर वाचन, सस्वर वाचन स्वर युक्त होता है, यह बोलकर किया जाता है, इसमें कक्षा का वातावरण स्वर युक्त होता है, इसमें बालक कम सीख पाते हैं। सस्वर वाचन में एक साथ सब बच्चे पढ़ते हैं, तो इसमें कौन सा बच्चा पढ़ रहा है कौन सा नहीं पढ़ रहा है, आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सारे बच्चे किताब लेकर के एक साथ पढ़ना शुरू करते हैं, तो इसमें बालक कम सीख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 है, मौन वाचन किसे कहते हैं? जिस वाक्य में को होंठ हिलाए बिना चुपचाप पढ़ा जाता है
उसे हम मौन वाचन कहते हैं। यानी कि जिस वाक्य को बिना होंठ हिलाए चुपचाप हम पढ़ते हैं वह क्या होता है, मौन वाचन होता है। इसमें कक्षा का वातावरण शांतिमय होता है, इसमें बालक ज्यादा सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 है, मौन वाचन किसके लिए अधिक उपयोगी है, गद्य या पद्य के लिए? तो गद्य मतलब आपको मैंने बताया है कहानी, नाटक, उपन्यास, ये सब गद्य होता है। जो पद्य होता है इसमें दोहा आता है, छंद आते हैं, कविताएं आती हैं जिनको गा करके हम पढ़ते हैं, वो पद्य होते हैं। तो देखिए मौन वाचन किसके लिए उपयोगी है, गद्य के लिए। कहानी, नाटक ये सब हम पढ़ेंगे तो ये गद्य में ही पढ़ेंगे, तो गद्य के लिए मौन वाचन यानी कि हम अपने मन में भी कोई कहानी नाटक पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 है, पद्य पढ़ाते वक्त मौन वाचन का प्रयोग क्यों नहीं होता? अगर आप बच्चों को कविता पढ़ा रहे हो, बच्चों को दोहा पढ़ा रहे हो, तो आपको गा करके उसको स्वर में बच्चों को बताना पड़ेगा, तो इसमें हम मौन वाचन कर ही नहीं सकते हैं, तो बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे। तो देखिए क्योंकि जो पद्य का उद्देश्य है, पद्य का उद्देश्य क्या होता है, रसानुभूति कराना होता है ना। देखिए पद्य पढ़ाते समय हम मौन वाचन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पद्य का उद्देश्य रसानुभूति कराना होता है। क्योंकि जो कविता या फिर हम दोहा पढ़ते हैं उसमें देखिए रस, छंद, अलंकार ये सारी चीजें होती हैं, तो इसीलिए हमें इसमें रसानुभूति करना होता है, आनंद की प्राप्ति होती है, हमारा मनोरंजन होता है इसको पढ़ने के बाद। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 156 है, मौन वाचन का उद्देश्य बताइए। वाचन गति का विकास करना, पठित सामग्री का अर्थ ग्रहण करना। अगर हम कोई चीज मन में पढ़ रहे हैं तो बहुत स्पीड में हम पढ़ते हैं, और अगर बोल बोल कर पढ़ रहे हैं तो समय लगता है। वाचन का अभ्यास करना, शब्द का लक्षणार्थ जान लेना या ज्ञान लेना। फिर है पढ़ी हुई सामग्री का सही उत्तर दे देना। अगर हम मौन वाचन करते हैं तो इसका उद्देश्य यही होता है कि हम उस सामग्री को, पठित सामग्री को का अर्थ भी सही सही ग्रहण कर रहे हैं और बहुत फास्ट आसानी से पढ़ भी ले रहे हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 157, मौन वाचन कितने प्रकार का होता है? तो मौन वाचन 2 प्रकार का होता है, गहन वाचन और द्रुत वाचन। तो गहन वाचन और द्रुत वाचन ये 2 प्रकार का मौन वाचन होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये पूरा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जितने भी क्वेश्चन थे आपके राजन सीरीज में मैंने सारे करा दिए, बहुविकल्पी, लघुत्तरी भी, पवन सीरीज ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, और सभी विषयों का राजन और पवन खत्म हो चुका है। सभी को आप पढ़िए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। अगर वाकई में आपको एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेकर के आने हैं तो आप लोग दोस्तों चैनल से ऐसे ही बने रहिए, सारे वीडियोस को देखते रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। यहाँ ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको 8 के 8 विषयों की वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और 8 विषयों की पीडीएफ चाहिए, प्लस राजन सीरीज की भी पीडीएफ चाहिए, पवन सीरीज की भी पूरी पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी और आप अपने एग्जाम की तैयारी और अच्छे से कर पाएंगे कम से कम समय में। तो ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगी। ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए और इस वीडियो को अपने कॉलेज फ्रेंड्स को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया करें वीडियो के आने से पहले, ताकि आपकी क्लास के प्रशिक्षु आप ही के साथ के भाई बहन भी आकर के साथ में क्लास में पढ़ें। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाइएगा और अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर छोड़ के जाइएगा। दोस्तों ऐसे चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोस को देखते रहिए, और जहां कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे बताते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, आप लोग अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।